आई होप ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बौने पौधे और लंबे पौधे किस तरह से जो है क्रॉस ब्रीडिंग से कैसे पहली संतति में कैपिटल टी स्मॉल टी वाले पौधे मिलेंगे, और उनका जब संकरण करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले में, तो उन्होंने देखा कि चार पौधों में से मतलब 3:1 का रेशो था, और वो लंबे और बौने पौधे का था 3:1 का। मेंडल का यही नियम जो है उन्होंने और आगे बढ़ाते हुए इसको उन्होंने बीजों पर, दो लक्षणों पर फॉलो करवाया। अभी केवल स्टार्टिंग में देखा आपने लंबे और बौने पौधे पर था, यहाँ उन्होंने मटर के बीज लिए, उसमें दो लक्षणों के ऊपर संकरण करवाया, गोल बीज और हरे बीज। हरे बीज थे और गोल थे बिल्कुल, और झुर्रीदार बीज और पीले बीज, झुर्रीदार बीज और पीले बीज। तो यहाँ पर उन्होंने गोल वाली जो लक्षण था उसको कैपिटल RR नाम दिया, और जो गोल मतलब राउंड RR नाम दिया, और हरे को स्मॉल वाई नाम दिया। झुर्रीदार को स्मॉल आर नाम दिया, और पीले को कैपिटल वाई नाम दिया। जब इन्होंने एक दूसरे का संकरण करवाया तो पहली प्रजाति के जो बीज मिले वो गोल और पीले बीज थे, मतलब इसका गोल गुण और इसका पीला गुण लक्षण जो है वो इस वाली पीढ़ी में आया। गोल बीज थे इसलिए कैपिटल R स्मॉल आर, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पहली पीढ़ी में ये लक्षण दिखे। फिर उसके बाद जब इनके संकरण करवाया उन्होंने, तो इसके संकलन करवाने पर उनको इस प्रकार की टेबल फॉर्म हो गई है, और इस प्रकार के कुछ कॉम्बिनेशन मिले। उस कॉम्बिनेशन में कैपिटल आर कैपिटल वाई बाय कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, है ना। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन मिले, इन दोनों के कॉम्बिनेशन करवाया चारों के, तो उन्हों को ये सारे कॉम्बिनेशन मिले। तो ये सारे कॉम्बिनेशन में बना के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते हैं इतनी। अगर उन्होंने इस कॉम्बिनेशन में जो बीज प्राप्त करे उनकी संख्या पे गौर करें, तो उनकी संख्या कुछ इस प्रकार की थी। 315 गोल बीज थे और पीले थे, 315 गोल बीज थे और पीले बीज थे, गोल और पीले। जबकि यहाँ पर झुर्रीदार और पीला था। तो दोनों के लक्षण गोल और पीले जो पहली पीढ़ी के ना, पहली पीढ़ी सबसे ज्यादा दिखाई दी। गोल और पीले पीले जो थे वो 315 बीज थे। उसके बाद 108 गोल और हरे बीज थे, 108 गोल और हरे, जो कि एक पहला जो उनके जो जो पेरेंट्स थे गोल और हरे वैसे। और झुर्रीदार और पीले केवल और केवल 101 थे, है ना। 101 थे, तो उनकी संख्या थोड़ी सी और कम थी। और 32 झुर्रीदार हरे बीज थे, 32 झुर्रीदार और हरे बीज, झुर्रीदार हरे बीज जो थे वो 32 थे। इन सबका रेशो जो निकल के आया ना, वो रेशो निकल के आ गया 9:3:3:1। तो पहली पीढ़ी के लक्षण थे गोल और पीले बीज के, वो सबसे ज्यादा विजिबल हुए, वो उसका अनुपात 9 होगा, दोनों के कॉम्बिनेशन वाले जो थे, जिसमें प्रभावी लक्षण छुपे हुए थे, है ना। बाकी जो थे उनका शो तो हुआ लेकिन कम शो हुआ, है ना। तो ये रेशो जो है वो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इस रेशो को याद रखिए। जो मेंडल ने गोल और झुर्रीदार बीज पर जो रेशो प्राप्त किया वो रेशो था 9:3:3:1। इस रेशो को याद रखिएगा, हो सकता है ये रेशो जो है वो ऑब्जेक्टिव में आ जाए 9:3:3:1। ये दो लक्षणों पर जो प्रयोग था उसका रेशो है। एक लक्षण पर जो रेशो आया था वो 3:1 का रेशो था, 3:1 का रेशो, है ना। जो एक लक्षण के बारे में बात करी थी उन्होंने, उसके बारे में अपन कलर में भी देख चुके हैं। यहाँ पर भी देखो पर्पल और व्हाइट कलर का उदाहरण दिया हुआ है इन्होंने। पहले पर्पल ही दिख रहा है, तो चौथी पीढ़ी जो है वो 3 पर्पल और 1 व्हाइट कलर दिख जा रहा है, तो उसका वो टीटी वाले पर ही उदाहरण पे बैठ जाएगा सही आंसर। तो वो उसका अनुपात 3:1 रहता है। और जब दो लक्षण ले लिए, दो लक्षण कैसे जो है वो इधर से उधर गए, उसको ले लिया, तो उसमें रेशो निकल के आया 9:3:3:1 का, 9:3:3:1 का रेशो जो है वो निकल कर आया। उसके बाद यदि मेंडल के प्रयोगों की व्याख्या जिसकी हम चर्चा कर रहे थे ठीक है, यदि इसकी चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान संतति के डीएनए में दोनों जनक समान रूप से योगदान होगा।
यदि दोनों जनक संतति के लक्षण के निर्धारण में सहायता करते हैं तो दोनों जनक एक ही जीन की प्रतिकृति संतति को प्रदान करेंगे। इसका अर्थ है कि मटर के प्रत्येक पौधे में सभी जीन के 2 सेट होंगे। प्रत्येक जनक से एक सेट की वंशानुगति होती है। इस तरीके को सफल करने के लिए प्रत्येक जनन कोशिका में जीन का केवल एक ही सेट होगा। माँ बाप से हम पेरेंट्स से कोशिकाओं से जो है वो संतति कोशिकाएं बनती है। तो वो यहाँ पर जो बोलना चाह रहे हैं, जीन का सेट रहते हैं, दोनों के रहते हैं, मम्मी पापा दोनों का रहता है। तो वही बता रहे हैं कि एक सेट मतलब होना, जोड़ा होना मतलब मम्मी पापा दोनों का मिक्सचर होना। जबकि सामान्य कायिक कोशिका में जीन के सेट की 2 प्रतियां होती हैं। फिर इससे जनन कोशिका में सेट से किस प्रकार बनता है। यदि संतति पौधे को जनक पौधे से संपूर्ण जीनों का एक पूर्ण से प्राप्त हो जाता है, चित्र 9.5 में दर्शाया प्रयोग सफल नहीं हो सकता। इसका मुख्य कारण है कि 2 लक्षण आर और स्मॉल वाई सेट में एक दूसरे से संलग्न रहेंगे तथा स्वतंत्र रूप से आहरित नहीं हो सकते। इसे इस तथ्य के आधार पर समझा जा सकता है कि वास्तव में एक जीन सेट केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में ना होकर डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं। प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है। तो ये गुणसूत्र जो है वो इसकी डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव में आ सकती है। गुणसूत्र जो है क्रोमोसोम्स इंग्लिश में बोलते हैं, वो पूछा जा सकता है आपसे, है ना। तो गुणसूत्र क्या है वो इसमें लिखा हुआ। अतः प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की 2 प्रतिकृतियां होती हैं, जिनमें एक नर तथा दूसरा मादा जनक से प्राप्त होती है। प्रत्येक जनक कोशिका पैतृक अथवा मातृक से गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही जनन कोशिका में जाता है। तो जो मतलब वो मतलब जायगोट जो बन रहा होता है, मतलब जहाँ पर वो हो रहा होता है, तो उसमें गुणसूत्र गुणसूत्र जाते हैं। जब 2 युग्मकों का संलयन हो जाता है तब बने हुए युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या पुनः सामान्य हो जाती है तथा संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, जो स्पीशीज के डीएनए के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। तो बोलना ये चाह रहे हैं कि टोटल 46 गुणसूत्र होना चाहिए एक जीव में। तो 23 गुणसूत्र माँ से, 23 गुणसूत्र पिता से आते हैं और फिर जाके 23 होते हैं, टोटल जाके 46 जोड़े एक नए जीव में गुणसूत्र हो पाते हैं, जिसके कारण से स्थायित्व मिलता है डीएनए। नहीं तो केवल कम रहेंगे, गुणसूत्रों की संख्या बराबर होना चाहिए। वंशागति की इस क्रियाविधि से मेंडल के प्रयोगों के परिणाम की व्याख्या हो जाती है। इसका उपयोग लैंगिक जनन वाले सभी जीव करते हैं, परंतु अलैंगिक जनन वाले जीव भी वंशानुगति के इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। क्या हम पता लगा सकते हैं उनमें वंशानुगति किस प्रकार होती है? अलैंगिक जनन में वंशानुगति किस प्रकार होती है? उसमें तो डायरेक्ट कोशिका का स्थानांतरण हो रहा होता है ना, कोशिका ही डिवाइड हो रही होती है, कोशिका का पूर्ण विभाजन हो रहा होता है। उसमें डीएनए जो है वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रखता है। जय गुरुदेव अंजलि। लिंग निर्धारण, इसके बाद आता है, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद जो है वो ब्लूप्रिंट में से हटा दिया गया है। लिंग निर्धारण मतलब कि कैसे तय होता है माँ के पेट में ही, जैसे मैंने उस टाइम बताया था प्रेग्नेंट में, कैसे उस टाइम डिसाइड होता है कि हम लड़का होंगे या लड़की होंगे। तो पूरा के पूरा मैं कॉन्सेप्ट इस डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। 23 गुणसूत्र यहाँ से मिलते हैं पिता से, 23 गुणसूत्र जो है वो माता से मिलते हैं। 23 में से 22 बिल्कुल सेम रहते हैं जोड़े। 22 जोड़े जो है वो बिल्कुल सेम रहते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है ना, 23 नंबर का, वो लिंग निर्धारण कर देता है, केवल एक गुणसूत्र। उसी गुणसूत्र को यहाँ पर जो है उन्होंने एक्स वाई के रूप में दिखाया है ना। आखिरी जोड़ा जो है वो एक्स वाई। अच्छा, माँ में जो है वो पूरा एक्स एक्स ही रहता है, सेम टू सेम रहता है। पिता में वो एक्स वाई हो सकता है। तो वही चीज जो है वो चेंज होती है। यदि यहाँ पर देखो युग्मक एक्स और वाई, यहाँ पर एक्स एक्स ही था। अगर एक्स और एक्स क्रॉस कर जाते हैं तो संतान जो है वो लड़की होती है। अगर एक्स और वाई क्रॉस कर जाते हैं तो संतान बेटा होता है। मतलब पिताजी के 23वां जो गुणसूत्र होता है वो एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है, माता का एक्स ही रहता है। अब वो एक्स जो है वो हो सकता है एक्स एक्स के साथ जुड़ जाए तो संतान जो है वो लड़कियां होंगी। और अगर एक्स वाई के साथ जुड़ जाता है तो संतान लड़का होता है। सिंपल सा है वो। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हाँ,
इस बात की चर्चा हम कर चुके हैं कि लैंगिक चयन में भाग लेने वाले दो चीज एकल जीव किसी न किसी एक रूप से भिन्न होते हैं, जिसके कई कारण हैं। नवजात का लिंग निर्धारण कैसे होता है? अलग अलग स्पीसीज इसके लिए अलग अलग युक्ति अपनाते हैं। कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, इसलिए कुछ प्राणियों में, जैसे कुछ सरीसृप, लिंग निर्धारण निश्चित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर होगी या मादा। ओ भाई साहब, घोंगे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिक नहीं है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अपना वैसे आजकल मनुष्य में भी होने लगा है। आजकल जो है वो अपना लिंग चेंज कर लेते हैं, ऑपरेशन के द्वारा ऐसा हो जाता है। लड़के लड़के बन जाते हैं, लड़कियां लड़के बन जाते हैं। ऐसा पॉसिबल है, हो रहा है ना। लैंगिक चयन में ऑटोमेटिकली नहीं होता है, लेकिन घोंगे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं, वो मेल से फीमेल बन सकते हैं। कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण जो है वो निषेचित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। मतलब जो अंडा निषेचित, जो युग्मकों के मिलने से जो नया अंडा बने ना, उसके ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है वो मेल या फीमेल बन रहा है कुछ जीवों में। लेकिन कुछ सरीसृप का लिखा हुआ है कुछ प्राणियों में, जैसे कुछ सरीसृप, सभी नहीं, कुछ सरीसृप। उदाहरण मुझे भी नहीं पता है। लेकिन मानव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक के आधार पर होता है। दूसरे शब्दों में, जनक जीवों से वंशानुगत जीन ही इस बात पर निर्भर करती है कि संतति लड़की होगी अथवा लड़का। परंतु अभी तक हम मानते रहे कि दोनों जनकों से एक एक सेट संतति में आते हैं। यदि ये शाश्वत नियम है तो फिर लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है? इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म में नहीं होते हैं, जोड़े में नहीं होते हैं। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े है। परंतु एक युग में, जिसे लिंग सूत्र कहते हैं, जो सदा ही पूर्ण जोड़े में नहीं होते हैं। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों एक्स कहलाते हैं, लेकिन पुरुष नर में यह जोड़ा कोई पूर्ण जोड़ा नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का एक्स होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में एक्स एक्स और पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। क्या आप हम एक्स और वाई का वंशानुगत पैटर्न बता सकते हैं? जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, सामान्यतः आधे बच्चे लड़के एवं आधे लड़की हो सकते हैं। मतलब प्रायिकता प्रोबेबिलिटी है कि जो रेशो होगा वो हाफ हाफ होगा। 50% चांस है लड़की के, 50% चांस है लड़की के। सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो या लड़की, अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वो लड़की हैं, जिन्हें पिता से वाई गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़का है। जितने भी लड़के हैं इंक्लूडिंग मी, उन्हें अपने पिता से वाई गुणसूत्र मिला हुआ है। जबकि जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें अपने पिता से एक्स गुणसूत्र मिला हुआ है। सभी को अपनी माँ से एक्स गुणसूत्र ही मिला हुआ है ना। आई होप समझ में आ रहा हो। एक यहाँ पर जो है वो इंटरेस्टिंग ये दिया हुआ है क्वेश्चन। एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग ओ है से विवाह करता है। कोई एक बंदा जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए ग्रुप है, और वो महिला से शादी कर रहा है, उसका ग्रुप ओ पॉजिटिव या ओ ग्रुप है। उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग ओ है। क्या यह सूचना पर्याप्त है कि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग ए अथवा ओ प्रभावी लक्षण है? अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। बोल रहे हैं क्या जो उनकी संतान होती है उनका ब्लड ग्रुप ओ होता है, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा प्रभावी लक्षण है? ब्लड ग्रुप ए या ओ, कौन सा प्रभावी लक्षण है? और अपने उत्तर को स्पष्टीकरण भी देना था कि आपके क्या ये वंशानुगत लक्षण है, मतलब प्रभावी लक्षण है? प्रभावी लक्षण कौन सा है, कौन सा ब्लड ग्रुप? और आपने उत्तर का स्पष्टीकरण देना था कि क्या ब्लड ग्रुप जो है वो वंशानुगत हो सकते हैं, पिता का माता में जा सकता है? कुछ हद तक हाँ पॉसिबल तो है ऐसा। अ, ये पूछा जा सकता है वैसे, है ना। वैसे हमको ब्लड ग्रुप जो है वो मम्मी पापा से मिलता है, ये तय है। एक वीडियो देखो।
बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है। पुत्र प्राप्ति का ने उसमें डाल के रखी है, वो क्या बोलते हैं, थंबनेल डाल के रखी है, पुत्र प्राप्ति का साइंटिफिक तरीका। आज के ज़माने में भी ये पुत्र प्राप्त करना चाह रहे हैं ये, ऐसे ख़त्म कर देना चाहिए ऐसे वीडियोस को। हाँ, उन्होंने वीडियो में भले ही कुछ भी करा हो, नहीं नहीं बताया होगा, लेकिन गलत है थंबनेल भी डालना। कंप्यूटर को बता रहे हैं। भैया साउंड नहीं आ मुझे रहा होगा। आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैंने शेयर करना भूल गया था। Cells have only 23 chromosomes have X fertilizes the egg. हर कोशिका में क्रोमोसोम्स होते हैं। ये बच्चों वाला वीडियो था, कंप्यूटर से बनाया हुआ उन्होंने। What if we get to know the probability of us falling a prey to a particular disorder in advance? What if we can predict serious disorders? बोल रहे हैं, वीडियो में बोल रहे हैं, और अपने यहाँ से भी वो ये जुड़ जाता है क्वेश्चन। कितना अच्छा हो यदि हमें पहले से पता हो कि हमको कोई सी बीमारी होने वाली है। कितना अच्छा हो यदि हम पहले से पता लगा लें कि कोई सीरियस प्रॉब्लम तो हमको नहीं हो पाएगी। कैसे पता लगा सकते हैं? कुछ हद तक हम कुछ बीमारियाँ जो है वो वंशानुगत होती हैं, जैसे डायबिटीज़। बोला जाता है डायबिटीज़ अगर मम्मी-पापा को है तो हाईली प्रोबेबली चांसेस हैं आपको भी हो जाएगी, है ना? कुछ बीमारी वंशानुगत होती हैं, तो उसी को बोल रहे हैं वो Like कैसे। cancer, using simple medical testing? Is that possible? Or is it just fiction? कैंसर भी हो Well, सकता है। no. It's already being done. The concept of genetic testing, or the technique in which our genes or chromosomes are tested, help us here. So what are chromosomes? We've always come across the saying, humans have 23 pairs of chromosomes. मानव में 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम्स के। But what are they made up of? And where are they actually located in the cell? कहाँ पर होते हैं कोशिका में? Let's try and answer all of these queries in this session. डाउट आया होगा ना, क्रोमोसोम्स किसको बोलते हैं? क्रोमोसोम से ही जो है हमारा निर्धारण हो रहा है कि हम लड़की हैं या लड़का। वही क्रोमोसोम मिल रहे होते हैं। शायद वो वाला वीडियो भी याद होगा जहाँ पर क्रोमोसोम मिलते हुए दिखाई दे रहे थे आपको। Here we have this simple cell as an example. Can you see the thread-like structures here in the nucleus? केंद्रक में आपको जो धागे के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, These threads are called chromatids. ये They are usually क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। ये धागे भैया थोड़ा तेज बोलो ना। when present in a regular active cell. कल मुझे क्लास में याद दिलाना है, इससे बात करना है आराधना से। Now, what if this cell has to undergo division? Is it possible to divide this single cell into two equal halves with such a tangled bundle of threads? Of course not. Imagine we have these different colored threads tangled together. If we were to separate them, then what should be the first thing we should do? We will first separate each thread and then make separate bunches. In a similar way, even the cells separate these chromatid threads. वो जो केंद्रक में जो थ्रेड्स होते हैं, कोशिकीय जो धागे के पास संरचना होती है, जिसको क्रोमेटिड्स बोलते हैं, क्रोमेटाइड्स बोलते हैं। अलग-अलग कलर में होते हैं, है ना? This process is aided by condensation of the threads. It means these chromatid material will gradually start coiling like a telephone wire. As a result, the threads will gain structures like these. Are we familiar with this kind of a structure? Have we come across it before? That's correct. It is the structure of a typical chromosome. What are chromosomes? Well, we'll get into their details in the upcoming sessions. अपकमिंग सेशन Yes, they are. कब? Now the next
segments are nothing but we find large मेन चीज बताई नहीं है, वो बताना चाहिए था। When sperm containing Y chromosome fertilizes the egg, resultant cell Nora had been to see her aunt, who was expecting a baby. She was curious to know whether it would be. Let's begin with the. While the first 22 pairs are called. वही बात बता रहे हैं, जीनोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, कैसे लिंग निर्धारण, लिंग पता चल सकता है। तो यहाँ पर जो है वही चीज, 22 जोड़े जो क्रोमोसोम्स के होते हैं वो सेम टू सेम होते हैं, देखो सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 23वां जोड़ा जो रहता है वो एक जैसा नहीं होता है, called autosomes. Similarly, एक जैसे in सब many other कहलाते हैं ऑटोसोम, organisms, और the sex जो chromosomes help 23वां to रहता है decide वो लिंग निर्धारण वाला जोड़ा कहलाता है। किसी कुछ पूछना है? नहीं पूछना, the sex of an बोरिंग हो individual. रहा है। Let's take an example of mammals. In most of them, including humans, the sex of a child is determined by the sex chromosomes, namely X and Y. ह्यूमन में जो है वो इसी सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा ही जो है पता चलता है कि संतान लड़की हो गई लड़का, एक्स और वाई के, एक्स और We वाई know बोलते that in हैं। humans, individuals with both X chromosomes are females, while those with one X and one Y are males. अगर दोनों क्रोमोसोम्स एक्स होते हैं तो फीमेल होते हैं, और एक्स वाई होता है तो मेल होता है, ये पता है हमें। This is one type of genotypic sex determination. Now let's take the case of birds. It is similar to the case of humans, but only that their system is reversed. In the case of birds, the females have two different sex chromosomes, while males have both similar chromosomes. बर्थ में फीमेल में डिफरेंट होता है, डिफरेंट क्रोमोसोम, तो मेल में सिमिलर होता है। We use the letters Z and W to represent the chromosomes in them. These letters are used just in order to a new chromosome, then it will be a female with ZW chromosomes. So just like, now let's discuss the third type of genotypic, this pattern chromosomes, the flag and two sets of. अरे नहीं ना, रहने दो ना। अरे हाँ, ये देख रहे थे अपन कहाँ से कहाँ पहुंच गए। आज मन नहीं लग रहा है यार पढ़ाने। ऑनलाइन क्लास के भी एटिकेट्स होते हैं, वो भी समझाना पड़ेंगे। हाँ, ये लिखा हुआ है, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ, जो जानकारी मिली है वो पूरी की पूरी नहीं है। दिस इज बिकॉज ईच इंडिविजुअल इज कैरिंग टू एलील्स, द रिसेसिव ट्रेट कैन अकर ओनली व्हेन who allele are similar. If blood group A is dominant and O is recessive, then daughter can have blood group O only when both recessive alleles occurs together in mother, and father has one allele of O and other of A. वरना information पूरी नहीं है, because each individual is carrying two alleles, तो जो मम्मी पापा दोनों ही हैं, दोनों ही दो प्रकार के गुणसूत्र लेकर जाते हैं। The recessive trait can occur only when two alleles are similar. अगर जो अप्रभावी लक्षण है वो कब आता है? जब दोनों सेम होते हैं, दोनों रिसेसिव और कौन सा है, डोमिनेंट। रिसेसिव मतलब कि अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण तब आता है जब वो, आपको स्मॉल टीटी याद है ना, बड़ा स्मॉल टीटी तभी आता है जब स्मॉल दोनों जो है वो रिसेसिव होंगे, स्मॉल टीटी होंगे तभी जो है वो रिसेसिव वाला आएगा। अगर एक भी बड़ा स्मॉल कैपिटल टी होता है या दोनों ही कैपिटल टी होती है तब जो है वो डोमिनेंट वाले में आता है, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। हम यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकते, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है हमको मम्मी पापा के कौन से गुणसूत्र, मतलब उनके कौन से जो गुणसूत्र थे, जो जोड़े थे उसमें डीएनए के जोड़े थे, गुणसूत्र के जोड़े थे, सॉरी गुणसूत्र के जोड़े थे, वो जो है किस दोनों एलील कौन कौन से थे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जो है उनके इंटरनल वो पता होना चाहिए। तो हम डायरेक्टली ऐसा नहीं बता सकते कि अगर मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप ये है तो बच्चे का ये होगा,
क्योंकि उसमें जो है वो प्रभावी अप्रभावी लक्षण कौन सा है हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, उनके गुणसूत्र के बारे में हमको पता होना चाहिए। ये पहला पोर्शन था। उसके बाद विकास वाला पोर्शन जो है वो हटा दिया गया है, लेकिन इसको थोड़ा सा एक बार देखेंगे जरूर अपन कि कैसे कैसे जो है वो विकास, जय विकास क्या है, उसमें कैसे कैसे जो है वो डार्विन ने अपना डार्विनवाद प्रस्तुत किया। यहाँ पर नाटक कर रहा है। तो एक दृष्टांत सोचिए, एक 12 लाल भृंगों का समूह है, बीटल्स का एक समूह है, वह हरी पत्ती वाली झाड़ियों में रहते हैं, उनकी समष्टि लैंगिक प्रजनन द्वारा होती है। लाल भृंग है, लाल रंग के कीट है। बोल रहे हैं एक पहले स्टोरी ऐसे सुनो, फिर उसके बाद उसके निष्कर्ष निकालना। अच्छा पोर्शन है ये, इससे तो अच्छा ही है ये वाला जो है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं खास। इस बारे में मेंडल का जो नियम है, कैपिटल टी स्मॉल टी, बोना पौधा वाला पौधा, प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण, अनुवांशिकता किसे कहते हैं वो, और लिंग निर्धारण कैसे होता है वही, 23 जोड़े उस पर से जो है आता है। ज्यादा कुछ खास है नहीं इस पोर्शन में। अगला पोर्शन ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे इसकी तुलना में तो अच्छा ही है, और अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं। थोड़ा सा देखो, कोशिश करो समझने की, थोड़ा सा वापस मूड में आओ। मुझे मालूम है बोरिंग हो गया है थोड़ा सा, होता है कभी कभार, लेकिन फिर से कोशिश करो समझने की, अच्छी चीजें समझ में आएगी। सोचिए 12 लाल भृंगों का एक समूह, लाल कीड़ों का समूह है, लाल कीड़े हैं और वह हरी पत्ती वाले झाड़ों में रहते हैं। उनकी समष्टि लैंगिक प्रजनन द्वारा वृद्धि करती है। लैंगिक प्रजनन होता है उनमें, वो जो है वो लैंगिक प्रजनन के द्वारा आगे बढ़ रहे होते हैं। समष्टि मतलब कि जीवों की वृद्धि, जीव। हम इसकी भी कल्पना करें कि कौवे भृंग को खाते हैं। थोड़ा सा सोचना है, कल्पना करना मतलब सोचना है। कौवे जो है वो जो कीट रहते हैं उनको खा रहे होते हैं। कौवे जितने भंग खाएंगे उतने क्रम भंग जनन जनन के लिए उपलब्ध होंगे। अब हम उस परिस्थिति की कल्पना करें जो इन भंगों की समष्टि में विकसित हो सके। मतलब कौवे जब कीट को खा लेंगे तो बहुत कम कीट बचेंगे, कम कीट बचेंगे तो उनकी जनसंख्या और बढ़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। बोल रहे हैं एक एक समष्टि में मतलब क्या क्या परिदृश्य हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखो यहाँ पर लाल भृंग ज्यादा थे और एक हरा भृंग था, है ना। अब हुआ क्या देखना, पढ़ना पहले फिर उसके बाद। प्रथम स्थिति में जनन के दौरान एक ही रंग की विभिन्नता का उद्भव हो सकता है। लाल कीट थे, उन्होंने जो जनन किया वो लाल कीट ही जनन हो रहे थे, जिससे समष्टि में लाल के बजाय एक हरा भ्रंग दिखाई देता है। मतलब पहले लाल रंग ज्यादा दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक बीच में वो डीएनए में कॉपी होता है, थोड़ा बहुत रह जाता है, विभिन्नता आती है। उस विभिन्नता के कारण से बीच में एक हरे रंग का कीड़ा जो है वो उत्पन्न हो गया। यहाँ पर देखो, हरे रंग का कीट जो है यहाँ पर, पूरे लाल थे लेकिन एक विभिन्नता डीएनए में कॉपी के कारण से एक कीट जो है वो हरा पैदा हो गया। हरा भ्रंग अपना रंग अपनी संतान को वंशागत आहरित करता है, जिसके कारण इसकी सारी संतति का रंग हरा होगा। वो हरा कीट के बच्चे जो है वो सारे हरे होंगे। कौवे हरी पत्तियों में की झाड़ियों में हरे भ्रंग को नहीं देख पाते, अतः उन्हें नहीं खा पाते। क्या होगा, हरे रंग की भ्रंग की संतति का शिकार नहीं होता है, जबकि लाल भ्रंग की संतति का लगातार शिकार होती रहती है। फलस्वरूप भ्रंगों की समष्टि में लाल भ्रंगों की अपेक्षा हरे भ्रंगों की संख्या बढ़ती जाती है। मतलब क्या हुआ, आप देखना यहाँ पर कितनी कॉमन वो वाली बात चल रही है। लाल भ्रंग ज्यादा थे, विभिन्नता के कारण से एक ग्रीन उत्पन्न हुआ, हरा उत्पन्न हुआ। और हरा उत्पन्न होने के कारण से अब हुआ क्या, ये हरे वाले जो कीट रहते हैं ये चालाक निकले, ये लोग जो है वो हरी पत्तियों में छुप जाते। कौवे इनको देख नहीं पाते, बेचारे लाल कीड़े सबसे पहले खपते, हरे वाले बच जाते। और जब अगली अगली थोड़े समय बाद क्या हुआ है, हरे भ्रंग ज्यादा हो गए, लाल कम हो गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे लाल भ्रंगों की संख्या और कम हो गई, और उसके बाद लाल भ्रंग बचे ही नहीं, है ना। ये पहली कंडीशन है। यहाँ पर दूसरी परिस्थिति में जनन के समय एक रंग की विभिन्नता का उद्भव होता है, परंतु इस समय भ्रंग का रंग लाल के स्थान पर नीला है। ये भ्रंग भी अपना रंग अगली पीढ़ी को वंशानुगत कर सकता है, फलस्वरूप इस भ्रंग की सारी संतति नीली होती है। कौवे नीले लाल भ्रंगों को हरी पत्तियों में पहचान कर उन्हें खा सकते हैं। प्रारंभ में क्या होता है, समष्टि का आकार जैसे जैसे बढ़ता है उसमें बहुत कम नीले भ्रंग है, परंतु अधिकतर भ्रंग लाल थे। परंतु इस स्थिति में एक हाथी वहां आ जाता है तथा उन झाड़ियों को रौंद देता है, जिससे ये भ्रंग रहते थे, जिसमें ये भ्रंग रहते थे। इससे बहुत सारे भ्रंग मारे जाते हैं, संयोग से कुछ नीले भ्रंग बच जाते हैं। इनकी समष्टि धीरे धीरे बढ़ती जाती है, परंतु इसमें अधिकतम भ्रंग नीले हैं। दूसरी कंडीशन में विचार करो, स्टार्टिंग में लाल भ्रंग थे, लाल भ्रंग थे, विभिन्नता आई, एक नीला भ्रंग जन्म लिया। अगले आगे बढ़ते गए नीले भ्रंग थोड़े से कम थे, नीले भ्रंग थोड़े से कम थे, लाल भ्रंग अभी भी ज्यादा है। भ्रंग मतलब कीट, लाल कीट जो है अभी भी ज्यादा है। अब किस्मत ऐसी चली, हाथी आया जहां पर ये बीटल्स रह रहे थे, जहाँ ये कीड़े रह रहे थे, और हाथी ने जितना पैर रखा, अब खुद सोचो, जिसकी संख्या ज्यादा है वही सबसे ज्यादा पहले मरेंगे ना।
मान लो उदाहरण के लिए, उदाहरण ले रहा हूँ, गलत वे में मत ले जाना। अभी जो है वो भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। अगर परमाणु हमला होता है, पाकिस्तान यहाँ पर न्यूक्लियर बम गिराता है, ज्यादा संख्या में कौन से लोग मरेंगे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कौन मरेगा? हिंदू ही मरेंगे। जाहिर सी बात है। यहाँ पर भी सेम केस हुआ है। लाल भृंगों की संख्या ज्यादा थी, उतने में हाथी निकला, उनके घर को कुचलता, वो निकल गया। संख्या जिनकी ज्यादा थी वो ज्यादातर मर गए, और किस्मत से वही बचे जिनकी संख्या कम थी। अब आगे आने वाली पीढ़ी में लाल भ्रंग खत्म हो जाएंगे। ये सेकंड रास्ता, दूसरी नजरिया था देखने का। तीसरा नजरिया, यह स्वाभाविक है कि दोनों स्थितियों में जो दुर्लभ भिन्नता थी, समय के अंतराल में एक सामान्य लक्षण बन गई। जो दुर्लभ भिन्नता थी, लाल रंग के कीड़े और हरे रंग के कीड़े, वो डिफरेंस था उसमें। हरा रंग अपने आप उत्पन्न हुआ था, वो उसको तो सोचो, अगर मान लो उदाहरण के लिए उसके परिवार के, उसको नजर से, बीटल्स की नजर में से सोचने की सोचो, सारे भ्रंग जो है वो लाल कलर के हैं उनके परिवार में, और एक जो जन्म लेता है वो थोड़ा सा अलग डिफरेंट कलर का होता है। उसको कितनी सारी बदनामी झेलना है, ये तो अलग कलर का है, ये तो ऐसा है वैसा है, और कुछ सालों बाद उसकी संख्या ज्यादा हो जाती है। मतलब स्टार्टिंग में जो दुर्लभ भिन्नता थी, विभिन्नता थी, अलग था, वो धीरे धीरे जो है वो कॉमन हो गया, लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। सेम केस स्किन कलर में भी आप समझ सकते हो ये चीज। पहले जो था स्टार्टिंग में, अगर मान लीजिए जो आर्यंस भारत में आए थे, आर्यंस जो थे वो गोरे थे। धीरे धीरे जो है बीच में उनके यहाँ एक जो है वो संतान जो है वो जिसका रंग सांवला था, काला था, वो उत्पन्न हुई। स्टार्टिंग में उन्होंने उसको नहीं किया है, बेकार, कहाँ से कहाँ ये उसको नहीं किया। धीरे धीरे चल के सारे इंडियन सांवले हो गए, डार्क कलर में हो गए। तो तब तो फिर वो सामान्य लक्षण बन गए ना। अब आप देखते हो सब सारे इंडियंस जो है वो गोरे नहीं है, अब सांवले हैं या डार्क है। तो अब वो सामान्य लक्षण बन गया, वही लिखा हुआ है इसमें। दूसरे शब्दों में वंशागत लक्षण की पीढ़ियों में आवृत्ति में परिवर्तन है, क्योंकि जीन ही लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समष्टि में कुछ जीन की आवृत्ति पीढ़ियों में बदल जाती है। यह जैव विकास की परिकल्पना का सार है। हम कह सकते हैं किसी समष्टि में कुछ जीन की आवृत्ति पीढ़ियों में बदल जाती है। जो चेंजेस आए थे वो कई पीढ़ियों में तक चले गए वो चेंजेस, और उसके कारण से जो है एक नई प्रजाति जन्म ले लेती है। और यही जैव विकास की परिकल्पना का सार है। यही शॉर्ट में बोला जाए तो यही है, जो विभिन्नता आई वो सस्टेन कर गई किसी कारण से। जो चेंजेस आए जीन में, जो परिवर्तन आए, वो परिवर्तन सस्टेन कर गए, सह गए, आगे पीढ़ी में चले गए। उसके कारण से एक नई पीढ़ी का निर्माण हो जाता है, जो एक कॉमन लक्षण हो जाता है, और वो फिर कुछ सामान्य बात हो जाती है फिर आगे आने वाली पीढ़ी। और कंटिन्यू बात करते हैं, एक बार फिर से ज्वाइन करो। दूसरे वाले सेक्शन में ज्यादा अच्छा मजा आ रहा होगा, पहले वाला पोर्शन थोड़ा बोरिंग होगा। एक बार फिर से ज्वाइन करो।